नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है समास। तो चलिए हम सबसे पहले समास की परिभाषा पढ़ते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो नया छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या समासिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से विभक्ति का लोप करने पर जो नया शब्द बनता है उसे रसोई घर कहते हैं, जो कि एक समासिक शब्द है। जब हम रसोई के लिए घर के लिए कोई नया शब्द बनाते हैं तो बनता है रसोई घर। उसके जो बीच के शब्द हैं के लिए वो विलुप्त हो जाते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा। समास विग्रह किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभक्त पदों या विभक्त सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिसे समास के पश्चात उसको उसकी पूर्व स्थिति में लाया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो बनता है विद्या के लिए आलय। अर्थात समास किए हुए शब्दों को उसकी पूर्व स्थिति में लाना। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो चलिए सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी समास में प्राय पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्ययी होता है। अव्ययी अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्ययी कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दूसरा शब्द मिलकर अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो वहाँ भी अव्ययी समास होता है। संस्कृत में के उपसर्ग युक्त भी अव्ययी समास होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जब हम यथाशक्ति को पूर्व उसकी स्थिति में लाते हैं, समास विग्रह करते हैं तो आता है अर्थात जो शक्ति शब्द है उसको ना किसी लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो वो अव्ययी था। यथा क्रम, क्रम के अनुसार, उसी प्रकार क्रम शब्द में भी किसी भी कारक, लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आया तो वो समास विग्रह करने के पश्चात क्रम के अनुसार। उसी प्रकार ये बाकी उदाहरण भी नीचे दी गई हैं। चलिए अब हम दूसरा समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, अर्थात जब हम विभक्ति करते हैं, अर्थात जो विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है, जिसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान नहीं होता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद के बिना समास नहीं किया जा सकता। ठीक है, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, गंगा जल। ठीक है, तो जब हम गंगा जल का समास विग्रह करते हैं तो बनता है गंगा का जल। ठीक है, तो गंगा हो गया पूर्व पद, जल हो गया उत्तर पद, अर्थात दोनों पदों से मिलकर जो नया शब्द बना उसे कहा गया गंगा जल। तो इससे ये पता चलता है कि समास के लिए हमें 2 पद की आवश्यकता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो चलिए हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। इसका विग्रह करने पर कर्ता का संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, हरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। विभक्ति के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि वे समास जिसका विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह की विभक्ति का प्रयोग पता चलता है। ठीक है, जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग पता चलता है। सबसे पहले कर्म पुरुष को हम जैसे बोलते हैं कि सुखद, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र। ठीक है, तो इसमें जो
को शब्द है, जब हम इसका कृष्ण अर्पण का समास विग्रह करते हैं तो को जो शब्द है कारक चिन्ह वो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सा समास है तत्पुरुष। उसी प्रकार करण तत्पुरुष जिसमें से और के द्वारा इस तरह के जो शब्द आए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अप्रदान तत्पुरुष जिसमें सपृथक मतलब अलगाव का भाव हो, संबंध तत्पुरुष का के की, अधिकरण में पे पर, जब उसका समास विग्रह करने पर जब ये शब्द आते हैं तो हमें वहाँ पे कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास। हमारा तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें क्या होता है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका विग्रह करने पर या तो और शब्द आए या अथवा या शब्द आए, ठीक है, तो वहाँ कौन सा समास होगा द्वंद्व। जैसे माता और पिता, ठीक है, लेकिन जब हम इसका समास करते हैं तो माता बीच में योजक चिन्ह और पिता। उसी प्रकार दाल रोटी, दाल और रोटी विग्रह करने पर ये आपका आ गया द्वंद्व समास। उसी प्रकार आपका चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। बहुव्रीहि में क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें कोई तीसरा जो पद है वो प्रधान होता है। हम जैसे बोलते हैं नीलकंठ, है ना, नीला है जिसका कंठ, ठीक है, तो किसका नीला कंठ है, शिव जी का। तो इसमें ना तो नील ना कंठ दोनों प्रधान ना होकर जो तीसरा शब्द निकला उसका शिव वो प्रधान है, वहाँ कौन सा समास है बहुव्रीहि समास, ठीक है। पीताम्बर, पीत अंबर जिसके, पीत अंबर हैं जिसके वह, ठीक है, कौन है जिसके पीत अंबर है, पीले अंबर है, मतलब पीले कपड़े होते हैं, विष्णु भगवान जी, है ना। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं नीचे, ठीक है, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, ठीक है, तो ये अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इसी प्रकार फिफ्थ आ गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास का जो पहला पद होता है, पूरा पद होता है, वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। जैसे किसी वह शब्द जो किसी संख्या का बोध कराता है, ठीक है। जैसे हम बोलें कि चौराहा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौराहा मतलब चार राहों वाला, तो चार जो शब्द है वो आ गया पूर्व पद। जब हम उसका विग्रह करेंगे समास का चौराहा का तो बनेगा चार राहों वाला, ठीक है। तो उसका जो पहला शब्द है चार, वो क्या है संख्यावाचक। उसी प्रकार अलग अलग हैं, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, नवरत्न नौ रत्नों वाला, त्रिरत्न तीन रत्नों का समूह, मतलब अलग अलग, जिसका आपने इसकी पहचान यही है कि जो उसका पूरा पद है वो संख्यावाचक होता है। और सिक्स्थ आपका जो अंत का आपका समास है अंतिम, वो है कर्मधारय। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण जैसे मैंने आपको बताया जिसकी विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण होता है जिसमें एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, उपमेय का उपमान के साथ तुलना की जाती है। जैसे हम बोलें चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, है ना, चंद्रमा के समान मुख। तो मतलब इसी तरह जैसे हम इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम ले सकते हैं, जिसमें पहला पद जो होता है मतलब विशेष्य उपमेय या उपमान का संबंध बताया जाता है, अर्थात विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध बताया जाता है, ठीक है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, मतलब नील क्या हो गया विशेषण और कमल क्या हो गया विशेष्य। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, नीला है, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। इसमें जो कमल शब्द था वो विशेषण था और नील क्या है, कमल शब्द जो था वो विशेष्य था और नील क्या है विशेषण, ठीक है। तो उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, ठीक है, चंद्र क्या है विशेषण, मुख क्या है विशेष्य। मुख की विशेषता बताई जा रही है कि मुख किसकी तरह है, सुंदर चंद्रमा की तरह, ठीक है। तो मतलब मुख की तुलना की जा रही है किसके साथ, चंद्रमा के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या इसकी यही पहचान है कि इसका जो इसके जो शब्द हैं उसमें एक विशेष्य और विशेषण दोनों का
संबंध बताया जाता है। तो ये थे विशेषण के 5-6 भेद जो हमने पढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छी से समझ आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।